अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और उसके हमने कुछ लेक्चर्स अभी तक पढ़ लिए हैं। जैसे कि अभी आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा था 6.4 लेक्चर नंबर, जिसमें आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करवाई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बेसिस के ऊपर। बेटा और भी क्लासिफिकेशंस होती हैं चैप्टर 7 में, उसको भी आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसको भी हम डिटेल में और सब पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फ़िलहाल अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ाई थी। सबसे जो लास्ट वीक के लेक्चर्स ले लें आप, या 6.2 6.3 के अंदर मैंने आपको वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, उसमें मैं आपको बताया था वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था जिसमें ये कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली नेचुरल सोर्सेज से हमें मिल सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज का मतलब लिविंग थिंग्स से हमें मिल सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स नेचुरल सोर्सेज ही हैं, और वो बात सही है। आज भी हम ये कहते हैं कि हमें नेचुरल सोर्सेज से ही मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा अब हमारा जो टॉपिक है 6.5 लेक्चर के अंदर हम वही पढ़ेंगे, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उनके बारे में स्टडी करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अपने पास, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा इसके कई क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड भी ये टॉपिक है और थ्योरी बेस्ड भी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी बेस्ड सवालात बहुत कम है। तो सबसे बड़ा सवाल आप कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट है, और ये क्वेश्चन आपके पास सबसे बड़ा है थ्योरी बेस्ड। ठीक है बेटा, नेचुरल सोर्सेज जो है ना आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, नेचुरली जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा मिलते हैं वो हमें किस किस फॉर्म में मिलते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है प्लांट्स जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा, प्लांट्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरीके से अभी हम चैप्टर नंबर 10 भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी उसके अंदर ये बातें हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत से ऑर्गेनिक जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, ग्लाइकोजन वगैरह हो गए, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो फिलहाल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो बेटा सारी ऑर्गेनिक जो नेचुरल सोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितनी नेचुरल सोर्सेज हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सोर्स प्लांट है। क्योंकि आपको पता है प्लांट्स पूरी दुनिया में कितने मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले हमारे पास जो हैं, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने वाले वो कौन है? प्लांट्स हैं। ठीक है बेटा, सेकंड हमारे पास होते हैं एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं। हमारे अंदर, इंसानों के अंदर आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत से मौजूद हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फैट्स वगैरह सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। एनिमल्स के अंदर भी सारी चीज़ें ये मौजूद होती हैं। तो पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो वो आपके पास सेकेंड सोर्स हमारे पास आती है। बेटा थर्ड सोर्स जो है वो दरअसल इन दोनों के डिके प्रोडक्ट होते हैं। पहले मैं इसका नाम लिख दूं बेटा, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। जब प्लांट्स या एनिमल्स ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो ज़मीन के अंदर दब जाती हैं। आपको पता है इंसानों को भी यही कहा जाता है, या कोई भी इनके जब डिके प्रोडक्ट्स बनते हैं, जब ये बॉडीज़ इनकी दब जाती हैं ज़मीन के अंदर, तो होता ये है कि ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। बेटा फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स कौन से होंगे? प्लांट्स या एनिमल्स जो कि डिके हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनके बकाया जात आप कह सकते हो, वो क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो फॉसिल फ्यूल्स फिर फर्दर 3 तरह के हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो हमें मिलते हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं बेटा। इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, अब इसको बहुत गौर से समझिएगा। फॉसिल फ्यूल्स कितनी तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह में बेटा कौन कौन से होंगे? एक होंगे गैशियस फॉर्म के अंदर,
ठीक है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास कितनी तरह के होंगे, 3 तरह के, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। एक होता है गैसियस फॉर्म में, एक होता है बेटा यहाँ लिख रहा हूँ लिक्विड फॉर्म में, और एक होगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स कितनी तरह के होंगे, 3 तरह के होंगे, या तो गैसियस होगा, गैस फॉर्म में होगा, या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। गैसियस फॉर्म में जो फॉसिल फ्यूल होता है बेटा, उसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। नाम आपने सुना होगा, नेचुरल गैस नहीं सुना होगा तो सुई गैस का नाम ज़रूर सुना होगा, जो हमारे घरों में आती है। एक्चुअली वो एक तरह से नेचुरल गैस ही है। नेचुरल गैस वैसे नॉर्मली कहते हैं जो नेचुरली तौर पर पाई जाए। कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे इसके बारे में। तो नेचुरल गैस जो हमारे पास होती है, नेचुरल गैस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फ्यूल के तौर पर भी यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब क्या होता है, जैसे घरों में यूज़ कर रहे हैं हम। इसके अलावा व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं, गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं, CNG के तौर पर यूज़ करते हैं, LNG के तौर पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है। इसके अलावा कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। और बड़ी बड़ी जगहों पर प्लांट्स वगैरह को चलाने के लिए भी हम इंडस्ट्रियल तौर पर भी यूज़ करते हैं। उनको भी हम डिटेल में आगे देखते हैं। बेटा लिक्विड फॉर्म में जो होती है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोल से नाम याद आ जाता है। पेट्रोल एक्चुअली पेट्रोलियम से ही निकलता है। पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। पेट्रोलियम बेटा मोर देन 500 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्स है। मोर देन 500 कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होते हैं। अभी मैं ज़रा आपको कंपैरिजन इसका बताऊंगा। और बेटा सॉलिड फॉर्म में जो होता है वो होता है कोक। ये वो कोक नहीं है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ड्रिंक जिसको आप कहते हैं कोक। बेटा ये कोक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये कोक क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, जिसे हम कहते हैं जो है सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, और वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है। बेटा ये तीनों प्रोडक्ट्स हमें डिके प्रोडक्ट मिलते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के। ठीक है, तो उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स फिर तीनों तरह के हो सकते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी। एक्चुअली हमें इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ऊपर वाले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी डिटेल इतनी नहीं पढ़नी है, उसको बस MCQs के लिए याद रखें। अगर आपसे कहा जाए कि ओवरऑल लार्जेस्ट, MCQs के लिए ये बात नोट कर लें आप लोग, अगर आपसे कहा जाए कि ओवरऑल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओवरऑल की बात की जाए, तो बेटा लार्जेस्ट सोर्स जो होती है वो कौन सी होती है, प्लांट्स हैं। सबसे बड़ी सोर्स कौन है, प्लांट्स हैं। लेकिन अगर आपको फॉसिल फ्यूल्स में से पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट सोर्स कौन सी है, फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहा हूँ बेटा, इन सब की बात नहीं कर रहा मैं। जब इनमें से पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट सोर्स कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। उसकी वजह भी अभी मैंने आपको बताई कि पेट्रोलियम क्या होती है, पेट्रोलियम के अंदर मोर देन 500 कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कुछ मैंने आपको नेचुरल सोर्सेज का ओवरव्यू दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। एक यहाँ पर जो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है नेचुरल गैस के बारे में। बेटा नेचुरल गैस पर शॉर्ट नोट आता है। नेचुरल गैस पर क्या आता है, शॉर्ट नोट आता है। राइट अ शॉर्ट नोट। इन तीनों पे एक्चुअली शॉर्ट नोट्स आते हैं। पेट्रोलियम एक बड़ा टॉपिक है, तो उसके क्वेश्चंस डिवाइड होकर आते हैं, यानी कि कुछ पार्ट अलग आता है, उसका क्वेश्चन अलग होगा, कुछ पार्ट का क्वेश्चन अलग होगा। जब हम पेट्रोलियम पर जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन कौन से पार्ट का किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेचुरल गैस बेटा पूरी दुनिया में पाई जाती है, पूरी दुनिया में इसका यूज़ भी हो रहा है। कैसे बनती है, फॉसिल फ्यूल मैंने आपको बता दिया, फॉसिल फ्यूल की मदद से ये बनती है। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे कोक के बारे में, ठीक है, कोक या कोल भी आप कहते हैं, इसको मैं दूसरा नाम भी यहाँ पर लिख दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बल्कि इसको आप लोग यहाँ पर कोल के तौर पर ही पढ़ें ताकि आप लोगों को क्लियर हो। कोल को फर्दर मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा कोल कोक में कैसे कन्वर्ट होता है। एक्चुअली तो हम कोक को भी कोल ही कहते हैं,
लेकिन कोक के जो है कोल जो है वो कोक के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसी तरीके से जब मैं आपको कोल पढ़ाऊँगा तो आपको और डिटेल समझ में आएगी कि नेचुरल गैस एक्चुअली प्रोड्यूस होती कैसे है। नेचुरल गैस बेटा पूरी दुनिया में पाई जाती है। नेचुरल गैस जो है ज़मीन के अंदर मिलती है। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूँ। आपको पता है ना अर्थ की डिफरेंट सरफेसेस होती हैं। आपको पता होगा जब ये दुनिया बनी थी, जब ये कायनात की जो है तख्लीक हुई थी, जब बनी थी ये, तो दुनिया हमारे पास जो थी वो पूरा जो है पूरी दुनिया में क्या था, समंदर था, पानी था। और पानी के अंदर आपको पता है जानवर होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स भी हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि खुश्की का हिस्सा अलग होता गया और पानी जो है वो कम होता गया और खुश्की का हिस्सा भी ऊपर की तरफ आया। तो एक्चुअली खुश्की जो हमारे पास आती है ऊपर बेटा, उनकी कुछ लेयर्स होती हैं। यहाँ मैं आपको कुछ लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ, सारी नहीं बता रहा। आपको पता है सबसे ऊपर जो है वो होती है सैंड, ठीक है। और सबसे नीचे जो होती है ना, इससे नीचे भी होती हैं वैसे, मैं आपको नॉर्मल लेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। बीच में बेटा लाइमस्टोन भी हो सकता है, सिल्ट होता है एक मटेरियल, वो भी हो सकता है। अभी हमारा उसका काम नहीं है, सिर्फ मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। बीच में दो लेयर्स और होती हैं, ठीक है। सैंड और रॉक के बारे में बता रहे हैं बेटा। प्लांट्स आपको पता है ऊपर की तरफ लगते हैं। जब यहाँ पर प्लांट्स होते हैं और वो डिके हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो होता क्या है कि वो ज़मीन के अंदर दबना शुरू हो जाते हैं। ज़मीन के अंदर जब दबना शुरू होते हैं तो वो सैंड से भी नीचे की तरफ आते हैं, लाइमस्टोन होता है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर बीच में, उससे भी नीचे आकर कहाँ फंस जाते हैं, यहाँ पर रॉक्स में। आपको पता है कैविटी टाइप की चीज़ होती है, क्योंकि रॉक्स एक साथ तो मिले हुए नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ गैप होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर साइड में भी रॉक है और इधर भी क्या है, रॉक मौजूद है, और ये एक कैविटी है। जैसे 2-3-4-5 रॉक्स को एक साथ रख दो तो बीच में कैविटी नुमा बन जाती है, एक पोर्शन होता है खाली सा, उसको कैविटी कहते हैं। तो वो आपके पास नुमा मौजूद होती है। तो होगा क्या कि ये जो प्लांट्स हैं या जो भी चीज़ें वो यहाँ से नीचे आकर यहाँ पर फंस जाती हैं और यहाँ पर मौजूद होती हैं। अब होता क्या है कि ऊपर की तरफ से आपको पता है हीट अंदर की तरफ आती है, इनको हीट मिल रही होती है, ठीक है। हीट जब मिल रही होती है तो हीट नीचे तक एब्जॉर्ब होती है। आपको पता है कि अर्थ इज़ अ गुड एब्जॉर्बर। अर्थ क्या है, एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है। और लेकिन अर्थ के अंदर एयर नहीं जाती। एब्सेंस ऑफ एयर में क्या होता है, इसको हीट मिलती रहती है। तो बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं, जो भी चीज़ें या एनिमल्स हैं, उनके बकाया जात होते हैं, वो नीचे की तरफ दबे हुए होते हैं और उनको एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर जब हीट मिल रही होती है तो बेटा बैक्टीरियल एक्शन की मदद से वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस के अंदर, ठीक है। वो भी मैं आगे आपको कोल के अंदर और डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि यहाँ कन्वर्ट होना शुरू होती है। अब अंदर गैस भी मौजूद है, ठीक है। अंदर 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी, गैस, लिक्विड, सॉलिड्स। फॉसिल फ्यूल्स बनना शुरू होते हैं, गैस मिलती है, लिक्विड मिलती है और क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है। गैस फॉर्म में क्या होती है आपके पास, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में होता है, और सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, कोल होता है, ठीक है। आपको पता है ड्रिलिंग की जाती है, जो गैस हमें मिलती है। आपको पता है पाकिस्तान में, वैसे तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी बुक के मुताबिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में अगर आप देखें तो नेचुरल गैस की सबसे बड़ी जो सोर्स है वो सिंध है। सिंध एक ऐसा सूबा है जो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आपकी बुक में बेटा बलूचिस्तान लिखा हुआ है। उसकी वजह ये है कि जब बुक बनाई गई थी, बुक लिखी गई थी, वो तकरीबन 1960s या 1970s की बात है, बहुत पुरानी बुक है आपकी। तो उस वक्त की अगर हम बात करें तो आपकी बुक में बलूचिस्तान लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है, नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है। तो बलूचिस्तान में भी एक जगह है सुई, तो सुई के मुकाम पर ये गैस मिली थी, जिसकी वजह से आज तक इसका नाम क्या है, सुई गैस रखा गया है। पाकिस्तान की बात हो रही है बेटा, पूरी दुनिया में डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। तो सुई गैस जो हमारे पास आती है वो हम क्या कहते हैं, उसको नेचुरल गैस ही कहते हैं। ड्रिलिंग की जाती है बेटा नेचुरल गैस के लिए ज़मीन के अंदर, जैसे यहाँ पर मैंने एक बना दिया है, इसी तरीके से ड्रिलिंग होती है। और क्या करते हैं हम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह को निकालते हैं। तेल का कुआं कहते हैं, तेल का कुआं भी इसलिए कहते हैं बेटा, तेल नीचे की तरफ होता है। तेल एक्चुअली होता क्या है, पेट्रोलियम होता है। तेल क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। तो तेल जब हम निकालते हैं तो वो भी क्या होता है, ज़मीन के अंदर से इसी तरीके से ड्रिलिंग की मदद से निकाला जाता है। नेचुरल गैस भी इसी तरीके से निकाली जाती है। और
कोल भी इसी तरीके से निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपके पास क्या है कि नेचुरल गैस ज़्यादातर आपने सुना होगा कि समंदर से निकाल रहे हैं, समंदर के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, क्योंकि जब ऊपर वाटर, एक्चुअली अब तो ज़मीन भी आ गई है, लेकिन जहाँ पर पानी होता है ना, जैसे ऊपर ये मौजूद है वाटर, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं इन गैसेस के निकलने के, क्योंकि वहाँ से अभी तक निकली नहीं है, क्योंकि ज़मीनी हिस्सा जितना भी है वो तकरीबन निकल चुका है। ऐसे ममालिक, अरब कंट्रीज़ जो हैं हमारे पास, सऊदी अरब वगैरह ऐसी कंट्रीज़ हैं, वो क्यों इतनी ज़्यादा उनका पास फ्यूल है? क्योंकि वहाँ आपको पता है रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब वहाँ पर पहले ज़माने में समंदर हुआ करता था बहुत ज़्यादा, और समंदर होने की वजह से वहाँ पर इसकी सोर्सेज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिसकी वजह से बेटा उनके पास बहुत सारी जो हैं क्वांटिटी आप कह सकते हो कि इनकी मौजूद है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि नेचुरल गैस, जैसे कि नेचुरल गैस और भी जगहों पर मिलती है बेटा, एक जगह है जिसको आज के दौर में नाम दिया जाता है डोर टू हेल। डोर, नॉट गो टू हेल, इट्स डोर टू हेल। ठीक है, नाम से समझ रहे होगे क्या है, या आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है। और ये कहाँ मौजूद है वो भी बताइएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन कौन इस पर रिसर्च कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि है क्या ये चीज़। बेटा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मिलती है, और नेचुरल गैस के बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ था, जब ये डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर होने की वजह से आपके पास क्या था कि जिसने डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, तो उसने देखा था कि भाई देखिए जो नेचुरल गैस होती है ना उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। हमारे घरों में जो नेचुरल गैस आती है बेटा उसमें स्मेल ऐड की जाती है ताकि पता रहे कि गैस आ रही है, कि कोई गैस खोल के भूल गया। आपको पता है कई ऐसे केसेस होते हैं, अगर इसमें स्मेल ना हो तो पता ही नहीं चलेगा। और आपको पता है ये कंबस्टिबल होती है, और कंबस्टिबल होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। तो जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये गैस निकल रही है, तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि भाई ये एक ऐसी जगह है, यहाँ से तो हम इसको निकाल भी नहीं सकते, बहुत पुरानी बात है बेटा। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि मैं यहाँ पर जो है ना, इसको कंबस्टिबल है तो मैं यहाँ पर इसको आग लगा देता हूँ, तो उससे क्या होगा, एक टाइम आएगा कि नेचुरल गैस खुद ही जल के ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम तो होगा कि ख़त्म हो जाएगा वो। लेकिन बेटा अब कई साल गुजर चुके हैं, वहाँ पर उसने एक आग, जब वो आग लगाई थी, साइंटिस्ट ने लगाई थी, किसी और नहीं लगाई थी, उसने जो आग लगाई थी वो बेटा कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर अब भी आग जल रही है। और तकरीबन एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी जगह है वो, जहाँ पर ये आग फैली हुई है और वो गैस ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ का कि उस टेम्परेचर की वजह से वहाँ का नाम रख दिया गया डोर टू हेल। अब तो खैर वो एक आपके पास टूरिस्ट प्लेस बन चुका है कि वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो ऐसी जगह भी है। तो ये आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा और उस जगह का नाम भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर विद पिक्चर। अगर आप लोगों को मिल जाए तो अच्छी बात है, ताकि मुझे पता चले कि भाई बच्चे वाकई में पढ़ रहे हैं और रिसर्च भी थोड़ा सा शौक़ उनका है इन सब चीज़ों में, और आपकी नॉलेज में भी बेटा इजाफा होगा। तो खैर नेचुरल गैस बेटा बात करें अगर हम पाकिस्तान में, तो उसका नाम सोई गैस है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी क्यों है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा पूरी दुनिया में ना ये हमें नेचुरल गैस मिलती है। नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन हो सकती है डिफरेंट टाइप की, ठीक है। तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें वर्ल्ड वाइड, तो कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकती है। पाकिस्तान में कॉम्पोजिशन डिफरेंट है एक्चुअली। वर्ल्ड वाइड से पहले मैं कुछ बात लिख दूं यहाँ पर। नेचुरल गैस पूरी दुनिया में बात करें अगर हम, तो मेनली कंसिस्ट करती है, मेनली कंटेन लिख लें, मीथेन गैस से। मीथेन आपको मैंने पढ़ाया था, फॉर्मूला बेटा CH4 होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है, मेनली कंसिस्ट किससे करती है, मीथेन गैस से करती है, ठीक है, CH4। तो अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, ये MCQ से बेटा पूछा जाता है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कई MCQs बन सकते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर पूरी दुनिया की बेटा बात करें
तो मीथेन गैस की परसेंटेज 85 से 99% तक हो सकती है। मीथेन की परसेंटेज लिखी मैंने, यानी कम से कम 85% हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 99% तक इसके अंदर मीथेन गैस हो सकती है। ठीक है बेटा। पाकिस्तान में भी इसके अलावा बेटा डिफरेंट गैसेस होती हैं। अगर मान लें 85% अगर मीथेन है तो बाकी 15% कुछ और होगा, डिफरेंट तरह की गैसेस हो सकती हैं। अब मैं थोड़ी सी कॉम्पोजिशन के बारे में इसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बेटा अगर मैं बात करूँ तो CH4 की परसेंटेज 94.60% मीथेन होता है। MCQs के लिए ये बात आप लोग नोट कर लें, वैसे तो आपने टॉपिक में भी याद करना ही है और लिखना ही है। तो 94.60% क्या है, मीथेन है। बाकी का जो परसेंट है बेटा 5.4%, उसमें ईथेन भी हो सकता है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C2H6। प्रोपेन भी हो सकता है। बाकी की परसेंटेजेस कौन कंप्लीट करते हैं, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कभी कभी होता है, किसी में कुछ में नहीं होता, डिपेंड करता है बेटा ये जगह के लिहाज से कि कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 वगैरह। अब ये डिपेंड करता है बेटा, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता। हाइड्रोजन भी हो सकती है इसके अंदर, नहीं भी हो सकता। डिपेंड्स ऑन कि किस जगह से हमें किस क्वालिटी की या किस तरह की हमें नेचुरल गैस मिल रही है। नेचुरल गैस का टॉपिक बहुत छोटा सा है बेटा, बस आपने क्या याद करना है, इसकी तो एक छोटा सा पैराग्राफ है जो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, और कॉम्पोजिशन याद करनी। कॉम्पोजिशन के अंदर परसेंटेजेस के साथ आप लोगों ने याद करना है। उसकी वजह ये है कि बेटा MCQs भी जब पूछे जाते हैं तो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि भाई नेचुरल गैस में, जो पाकिस्तान में नेचुरल गैस मिलती है, उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज इतनी है, मीथेन की परसेंटेज कितनी होती है। इस तरह से भी आपसे सवालात पूछ सकते हैं। तो बेटा ये था छोटा सा टॉपिक, एक नेचुरल गैस का शॉर्ट नोट आता है, ये आप लोगों ने याद करना है। टॉपिक नोट करके इसको इम्पॉर्टेंट भी लिख लें। तो आप लोगों का पहला पहला तो नहीं, इस टॉपिक का पहला थ्योरेटिकल टॉपिक जो आपको याद करना है वो मैंने आपको बता दिया। चलें अब आगे चलेंगे। चलें अब हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट शॉर्ट नोट कोल के बारे में। ठीक है, कोल मैंने आप लोगों को बताया था, कोल आपके पास क्या होता है, कोल भी डिके प्रोडक्ट होता है फॉसिल फ्यूल्स के, से फिर हमें मिलता है। तो कोल के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। बेटा कोल की सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे, इसकी कुछ क्वालिटीज़ और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स होते हैं, वो हम थोड़ा देखेंगे। कोल प्रोड्यूस कैसे होता है, सबसे पहले ये आपके पास होता है इन द फॉर्म ऑफ वुड। वुड में मेजॉरिटी परसेंटेज जो होती है वो कार्बन की होती है। वुड से जो कोल कन्वर्ट होना शुरू होता है उसमें मेजॉरिटी परसेंटेज कार्बन की होती है। बेटा इसमें तकरीबन 50% तक कार्बन हो सकता है, यानी अगर आप 10 किलोग्राम वुड ले रहे हैं तो उसके अंदर 50% 5 किलोग्राम कोल होगा, कार्बन होगा। इसके अलावा जो 5 किलोग्राम है वो डिफरेंट इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि मॉइस्चर्स हो सकते हैं, उसके अंदर वाटर भी हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट गैसेस भी हो सकती हैं, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स की इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो 50% को कार्बन का मकसद आपके पास ये है। फिर जब ये ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि फॉसिल फ्यूल्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वैसे ही कोल भी फिर वुड भी क्या हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है। ज़मीन के अंदर दबने के बाद कुछ अरसे के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एक खाद के अंदर, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं पीट। एक्चुअली होता है क्या है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ जाती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन के बढ़ने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है पीट के अंदर, जिसको हम नॉर्मली खाद के तौर पर यूज़ करते हैं। परसेंटेज कार्बन की बढ़ती कैसे है एक्चुअली, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 50% कार्बन और 50% अदर कंपाउंड्स या इम्प्यूरिटीज़ मौजूद होती हैं, तो वो डिके की वजह से जो 50% अदर इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। जब वो कम होना शुरू होती हैं तो उससे क्या होता है कि कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 10 किलोग्राम आप वुड लेते हैं तो उसमें 5 किलोग्राम क्या होगा,
अदर इम्प्योरिटीज़ होंगी और 5 किलोग्राम क्या होगा, कार्बन होगा। तो अगर उसकी आप परसेंटेज निकालते हैं, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दूँ, तो 5/10 × 100 होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 10 जाओ, यहाँ पर 50% कार्बन आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें फर्दर आगे पीट में कन्वर्जन की, तो वो 10 किलोग्राम से कम होकर क्या हो जाता है, 9 किलोग्राम पर आ जाएगा डिके होकर। तो कार्बन अभी भी 5 किलोग्राम है। तो अगर आप क्या कैलकुलेशन करेंगे तो 5/9 टोटल, क्योंकि 9 है, × 100, तो अंडरस्टूड है इसका जो आंसर आएगा वो 50 से ज़्यादा आएगा। तो बेटा परसेंटेज बढ़ने की वजह से तकरीबन इसकी परसेंटेज जो है पीट के अंदर कार्बन की परसेंटेज जो होती है वो तकरीबन 60 से लेकर 65% तक आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, कार्बन होता है। 60 से 65%। बेटा ये सारी चीज़ें MCQs के लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके पास पूछी जाती हैं। इसी तरीके से फिर अगर हम इसको और छोड़ दें ज़मीन के अंदर, तो ये फर्दर कंटिन्यूटी के अंदर काम चल रहा होता है और कन्वर्ट होना शुरू होते हैं बेटा। फिर सबसे लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लिग्नाइट। लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इसको इसलिए कहा जाता है, ये जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं बारबेक्यू वगैरह के अंदर के, या नॉर्मली आपको कोल जो मिलता है वो लिग्नाइट होता है। ठीक है, इस लिग्नाइट के अंदर 65 से लेकर 75% तक क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर साथ साथ यूजेज इसलिए बता रहा हूँ, MCQs में पूछा जाता है कि लिग्नाइट का कोई यूज़ आपसे पूछ सकते हैं MCQs में, और आगे जाकर आपको एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये परसेंटेजेस के साथ आपसे यूजेस भी पूछ सकते हैं। फिर अगर हम फर्दर लिग्नाइट को और छोड़ दें तो बेटा ये कन्वर्ट होता है बिटमिनस कोल के अंदर। सब बिटमिनस भी कहा जाता है। सब बिटमिनस पहले स्टार्टिंग में होता है, देन फिर जाकर बिटमिनस कोल के अंदर बनता है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली बिटमिनस कोल बता रहा हूँ। बेटा बिटमिनस कोल के अंदर तकरीबन 75 से लेकर 85% तक कार्बन हो सकता है। 75 से लेकर 85% तक कार्बन हो सकता है। यहाँ पर जो बिटमिनस कोल है या सब बिटमिनस कोल है, उनको हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन प्लांट्स वगैरह के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है ये यूज़ होता है। कोल पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब बहुत इसकी जो है कम कर दी गई है, लेकिन अभी भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहाँ पर, जैसे हमारे पास जो पावर जनरेशन है, कराची इलेक्ट्रिक है, KEC वाले आप कह सकते हैं, KE वाले कह सकते हैं, उनके भी कई टरबाइंस जो हैं, विंड टरबाइंस जो हैं, बिजली जो बनाते हैं, वो बिटमिनस कोल उनको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बिटमिनस कोल आपके पास यहाँ यूज़ होती है। बिटमिनस कोल के बाद मैं इसको नीचे की तरफ बना रहा हूँ बेटा। बिटमिनस कोल के बाद सबसे ज़्यादा हार्ड ब्लैक कोल इसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट कोल। इसकी एक MCQ भी इसका आ चुका है एप्टीट्यूड के अंदर भी, और इसके अलावा MCQ इसका जो है सेकेंडरी में भी आ चुका है। हार्ड ब्लैक कोल बेटा कहा जाता है, इसमें आप नीचे लिख लीजिएगा। हार्ड ब्लैक कोल एंथ्रासाइट कोल होता है। इसमें तकरीबन 85 से लेकर 95% तक कार्बन मौजूद होता है। इसको क्यों यूज़ नहीं करते, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये बेटा सबसे अच्छी क्वालिटी, अगर इसको हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे पावर जनरेशन वगैरह के लिए, तो बहुत ज़्यादा महंगी बिजली हमें मिलेगी। पहले ही बहुत ज़्यादा महंगी है, अगर हम इसको यूज़ करने तक जाएं तो और ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि ये कोल बहुत महंगा होता है। उसकी वजह ये है बेटा, एंथ्रासाइट कोल के बाद एक्चुअली ये कन्वर्ट हो जाता है डायमंड के अंदर। आपको पता है डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड के अंदर तकरीबन 95 से लेकर 99.99% तक कार्बन हो सकता है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी कार्बन की, उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का डायमंड होगा। आपको पता है डायमंड्स के भी डिफरेंट तरह के क्वालिटीज़ आती हैं, रेट्स में उनके डिफरेंस होता है। उसकी वजह बेटा कार्बन की परसेंटेज ही होता है। इसको डिटेल में आप लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर और पढ़ेंगे, डायमंड की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, किस तरह से हम उसको जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ कन्वर्जन्स बताई हैं विद परसेंटेज, तो इसको आप लोगों को मैंने साथ साथ इनकी यूजेस भी बता दिए हैं, तो वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके बाद जो हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि कोल को हम फर्दर किस तरह से यूज़ करते हैं, ये तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोल बता दिया है।
बेटा कोल जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है उसमें से हम बिटुमिनस कोल को यूज़ करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बिटुमिनस कोल। बेटा बिटुमिनस कोल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। डेल्टा एच का मतलब बेटा आगे भी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है हीट करना, ठीक है, हीट करना। इसके अलावा इसको दिया जाता है हाई प्रेशर। हीट करने के साथ साथ क्या करते हैं, इसको हाई प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर बेटा हाई प्रेशर देने के लिए हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर नहीं कहेंगे, लो प्रेशर करते हैं। लो प्रेशर बेटा ये बताता हूँ उसकी वजह क्या है। लो प्रेशर करने का मकसद ये है कि आप इसको लिमिटेड O2 देंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे। क्यों हम जो है इसको लिमिटेड देते हैं, उसकी वजह यह है, आपको पता है अगर किसी भी चीज़ को हीट किया जाए, वुड को ख़ास तौर पे हीट किया जाए, कोल को हीट किया जाए तो वो कंबस्ट हो जाती है। बेटा कंबस्शन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कंबस्शन के लिए किसी भी चीज़ की 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 फ्यूल। फ्यूल क्या होगा, गैस हो सकती है, फॉसिल फ्यूल हो सकती है, उसमें से गैस। बेटा कभी भी वुड को आग नहीं लगती, कभी भी पेट्रोल को आग नहीं लगती, कभी भी किसी फ्यूल को आग नहीं लगती, बल्कि उसमें से निकलने वाली गैस को आग लगती है। इसको अगर आप देखें तो हम ये कहेंगे वुड को अगर हम आग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें से जो गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, पहले जब हम हीट करते हैं तो फ़ौरन जलना नहीं शुरू होती, बल्कि थोड़ी देर बाद जलती है। जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वुड क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करना शुरू करता है। जब वो गैस प्रोड्यूस होती है, वो गैस कंबस्टेबल होती है, फिर उसमें आग लगती है। अगर आपको इसको देखना है तो आप एक मैच स्टिक होती है, माचिस को लेकर अगर आप जलाएं और उसको थोड़ा सा गौर से देखें। गौर से देखने का मतलब ये नहीं कि उसको करीब से देखें, ख़तरनाक होती है। तो अगर आप उसको थोड़ा गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि मैच स्टिक में लकड़ी पर आग नहीं लगी है, बल्कि उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ से निकल रही है। ठीक है, कोशिश ये करें घर पे ये चीज़ें नहीं देखें। आप अगर इनकी वीडियोस देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि अगर आप पेट्रोल भी ज़मीन पर गिराकर उसको आग लगाएंगे तो बेटा ज़मीन पर आग नहीं लगती, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर, सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होगा, वहाँ से आपको फ्लेम्स निकलते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि वो पेट्रोल जो गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो उसमें फायर जो है आग लगती है, तो वहाँ से हमें नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, बिटुमिनस कोल को हीट देंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया पहली चीज़ फ्यूल यूज़ होती है, कंबस्शन के लिए फ्यूल चाहिए होगा। दूसरी चीज़ बेटा हीट चाहिए होती है। तीसरी चीज़ आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो किसी भी चीज़ में आग लग जाएगी। यहाँ पर हमें इसको अगर जला देंगे तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, कंबस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कोल। तो इसलिए हम लिमिटेड O2 देते हैं। लिमिटेड का मतलब बेटा एब्सेंस ऑफ एयर भी हो सकता है। पूरी ऑर्गेनिक में या कहीं पर भी अगर मैं आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में यूज़ करूँ एब्सेंस ऑफ एयर, तो एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब ये नहीं कि 0% एयर। 0% एयर हम ऐसा नहीं कर सकते, लिमिटेड लेते हैं। 0.01% कह सकते हो, 0.001% कह सकते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी, लेकिन हम उसको बिल्कुल एब्सेंस नहीं कर सकते उसकी। हाँ, लिखने में हम ज़रूर लिख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एयर करते हैं। इसी तरह से हम जब यहाँ पर इसको करते हैं तो बेटा हमें 3 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बिटुमिनस कोल से हमें 3 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पीछे। यहाँ पर मैं 3 तरह के प्रोडक्ट्स आपको बता दूँ। जैसे भी हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स, वही बात है। वो क्या है, नेचुरली तौर पर होता है। यहाँ पर हम खुद भी कर सकते हैं इसको, और ख़ुद भी होता है ज़मीन के अंदर नेचुरली तौर पर भी बेटा ये हो रहा होता है, बिटुमिनस कोल कन्वर्ट हो रहा होता है। बिटुमिनस कोल 3 तरह के प्रोडक्ट्स आपको बताया कौन कौन से होंगे। एक होगा गैशियस फॉर्म में, एक होगा बेटा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और एक होगा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म के अंदर। गैशियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म जो आपके पास होगी, उनमें बेटा जो गैस होती है उसे हम कहते हैं कोल गैस। उसे क्या कहते हैं, कोल गैस कहा जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म जो होती है उसको हम कहते हैं कोल तार। लिक्विड फॉर्म को क्या कहते हैं हम, कोल तार कहते हैं। और सॉलिड फॉर्म जो होती है बेटा, जो मैंने आपको बताया था, वो यूज़ करते हैं हम क्या, कोक यूज़ करते हैं। सही है, सॉरी यूज़ नहीं करते, मिलती है हमें, प्रोड्यूस होती है ये। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें मिलती हैं, ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
ये प्रोसेस एक्चुअली ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? बिटुमिनस कोल से मिली हैं। ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? बिटुमिनस कोल से मिली है। तो आप ये भी कह सकते हो कि बिटुमिनस कोल इन तीनों का मिक्सचर है। बिटुमिनस कोल क्या है? इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर मौजूद है। तो अगर हम बात करें कि इन तीनों का मिक्सचर ये मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम मिक्सचर में से हम क्या कर रहे हैं? इस मिक्सचर में से इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या कर रहे हैं? हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से सेपरेशन कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स की। बेटा ऐसा प्रोसेस, गौर से पहले एक डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ। आप लोग पहले एक छोटी सी साइड पे हेडिंग डाल लें, साइड पे तो नहीं, खैर डेफिनेशन लिखनी है डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन की हेडिंग डालकर एक छोटा सा आप इसको डेफिनेशन एक पॉइंट लिख लें। डिस्टिलेशन में बेटा नोट कीजिएगा आप लोग, द प्रोसेस इन विच separation of compounds taking place from the mixture of compounds by heating in the absence of air is called distillation। ठीक है बेटा, डिस्टिलेशन की डेफिनेशन है, हम क्या करते हैं? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। जैसे मान लें हमने ज़मीन के ऊपर से कोई भी एक मिक्सचर उठाया, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अब उसमें से मुझे अलग करना है, तो मैं क्या करता हूँ? उसको हीट करता हूँ। अभी जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, कोल, बिटुमिनस कोल क्या है? मिक्सचर है। इसको मैंने क्या किया? हीट किया, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी, तो क्या हुआ कि इसके जो तीनों मिक्सचर्स थे वो अलग अलग हो गए, तीनों कंपोनेंट्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए, तो इसको हम डिस्टिलेशन का नाम देंगे। लेकिन क्योंकि ये बिटुमिनस कोल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, तो बेटा ये जो डिस्टिलेशन है, सॉलिड की जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो वो कहलाती है बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है, कोई भी एक कोई भी एक मिक्सचर दे देंगे या कहेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा मिक्सचर है जिसके हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर सकते हैं, तो आपने ढूंढना होगा मिक्सचर के कौन सा सॉलिड मिक्सचर है। कोल एक सॉलिड है, तो उसकी जब हम डिस्टिलेशन करते हैं तो बेटा उसका नाम क्या रखा हुआ है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लिक्विड के भी कहते हैं उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अभी जब हम पेट्रोलियम की तरफ जाएंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपके पास आ गया, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, हमें ये तीन चीज़ें मिलती हैं। बेटा कोल गैस के अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ईथीन हो सकता है, C2H4, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। ईथीन भी हो सकता है लेकिन कम परसेंटेज होती है। इसी तरह से ईथाइन भी हो सकता है, C2H2 सॉरी। बेटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो या कम हो, कभी किसी किसी में नहीं भी होता, डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का बिटुमिनस कोल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ मिक्सचर इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं कंपाउंड के अंदर, लेकिन मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा कॉमन होता है मीथेन होता है इसके अंदर। जैसे नेचुरल गैस के अंदर होता है वैसे इसके अंदर होता है। इसी तरीके से कोल तार, बेटा कोल तार आपके पास क्या है? लिक्विड है। कोल तार आपके पास क्या है? एक लिक्विड है, पीछे लिखा हुआ है। तो हम ये भी क्या होता है? कुछ कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। तो बेटा इसकी हम करते हैं, मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल कंप्लीट नेम नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहा हूँ बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। FD का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो इससे भी डिफरेंट तरह के हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। उसमें इंक्लूड होता है बेंजीन। बेंजीन बेटा पेट्रोल में भी मौजूद होता है। ठीक है, मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में ही बताया था कि बेंजीन किस तरह का होता है, उसका मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। इसके अलावा भी और कंपाउंड्स होते हैं, नैफ्थलीन होता है, ज़ाइलीन वगैरह होते हैं, फ़िलहाल उसके बारे में भी नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ MCQs के लिए बात बता रहा हूँ आपको। अगर हम क्या करते हैं कि
बिटमिनस कोल तकरीबन, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, 1000 किलोग्राम लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 किलोग्राम अगर आप क्या लोगे, बिटमिनस कोल लेंगे, उसकी अगर आप क्या करें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, तो बेटा हमें कोल तार लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसका तकरीबन 50 किलोग्राम मिलेगा। 1000 किलोग्राम पर हमें कितना मिलेगा, 50 किलोग्राम कोल तार मिलता है। फिर अगर हम 50 किलोग्राम कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो बेटा हमें बेंजीन 0.5 से लेकर 1 किलोग्राम तक मिल सकता है। यानी अगर आप कहें इनके परसेंटेज में भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना परसेंट आपको कोल तार मिलता है और कितना परसेंट आपको बेंजीन मिलता है। टोटल बेटा अमाउंट ये होगा। ये बिटमिनस कोल से रिलेटेड है। अगर आप इससे मिलाएंगे, यानी कि आपसे परसेंटेज किससे ही पूछ सकते हैं कि भाई अगर हम इतना कोल तार इतना ले रहे हैं तो बताइए कितना बेंजीन हमें मिलेगा। आपको ये भी कह सकते हैं कि इतना किलोग्राम अगर हम बिटमिनस कोल ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 1000 दे, 100 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एमसीक्यूज़, आपको किसी भी तरह से दे सकते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। बाकी बेटा कोक, जो मैंने आपको बताया था, ये कोक आपके पास यूज़ होता है, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर इन तीनों में से पूछा जाएगा तो इन तीनों में से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन है, कोक होता है। ठीक है, इसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। टायर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टायर्स जहाँ पर बनते हैं वहाँ यूज़ कर लेते हैं इसको। और भी इसके कुछ यूजेस हैं जो और भी आप लोग इसको जब स्टडी करेंगे नोट्स के अंदर तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी ये तीनों टॉपिक आप लोग, या सॉरी, ये कोल का और नेचुरल गैस का टॉपिक आप लोग इस बुक से भी रीड कीजिएगा तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बुक में से कोई सवाल हो तो ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगा। तो बेटा ये 2 शॉर्ट नोट्स है, एक कोल और एक नेचुरल गैस, जो कि हमने यहाँ पर पढ़े। सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो पेट्रोलियम का है। पेट्रोलियम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। फ़िलहाल इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इनको ये 2 टॉपिक्स आप लोगों ने याद भी कर लेने हैं। जैसे ही आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से ये 2 टॉपिक्स कोल पर और नेचुरल गैस के शॉर्ट नोट याद कर लीजिएगा। फ़िलहाल इसको यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर को बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 6.6 लेक्चर, उसमें फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे हम टॉपिक्स को। थैंक यू।